आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो साइंस का सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में। देखिए, हम लोग को सिलेबस जानना जरूरी होता है। जानना इसलिए जरूरी होता है, मान लीजिए कहीं हम लोग को जाना है तो रास्ता जानना जरूरी होता है, किस रास्ता से जाना है, किस गाड़ी से जाना है। कोई भी रास्ता पकड़ लें तो नहीं जा सकते। वैसे ही हम लोगों को सिलेबस जानना जरूरी होता है कि हमको पढ़ना क्या है। मान लीजिए हमको पता नहीं कि क्या पढ़ना है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत है ना। ये इसलिए हम लोग को सिलेबस जानना जरूरी होता है कि अगर मान लीजिए कुछ छूट भी गया तो हम टीचर से बोल सकते हैं कि देखिए ये इस सिलेबस में पढ़ाई नहीं हुआ है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आपको जो पढ़ाया जाएगा वो चुपचाप पढ़ लीजिएगा। इसीलिए हम लोगों को सिलेबस जानना जरूरी होता है। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं मॉडल पेपर, गेस पेपर या VVI क्वेश्चन करते हैं, तो ये सब करना ये अंतिम में जब परीक्षा का 2-3 महीना समय 2 महीना बचता है तब किया जाता है, ताकि चेक किया जाता है कि हम जो पढ़े हैं वो पूरा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हमारा तैयारी कितना पूरा हुआ है। ये नहीं कि वो बस इसलिए पढ़ा जाता है कि हाँ ताकि हम बस गेस पेपर और VVI क्वेश्चन नहीं पढ़े, नहीं, वो इसलिए पढ़ा जाता है ताकि देखा जाए कि हम जो पढ़ाई किए हैं वो पूरा पढ़ाई किए हैं या नहीं किए। वो परीक्षा के 1-2 महीना पहले पढ़ा जाता है। इससे पहले आप लोग को सबसे पहले आपको सिलेबस देखना जरूरी होता है कि हमको पढ़ना क्या है। मान लीजिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोई भी चैप्टर, ये पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है कि पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अगर सिलेबस आपको पता रहेगा तो पता रहेगा पहला चैप्टर ये है, हमको ये पढ़ना है। तो देखिए कुल हमारा ये साइंस का जो क्लास 10th का साइंस का ये जो 16 चैप्टर है, ये है सरकारी किताब का कुल चैप्टर। अगर सरकारी किताब खरीदिएगा, बिहार बोर्ड का सरकारी किताब साइंस का खरीदिएगा, ये सब चैप्टर एक ही में है। लेकिन अब आप अगर अलग प्रकाशन का खरीदिएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब अलग अलग रहता है, लेकिन चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं रहता, सब चैप्टर वही रहता है। तो इसमें ये भी बताएंगे कौन फिजिक्स में आएगा, कौन केमिस्ट्री में और कौन बायोलॉजी में आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब केमिस्ट्री है। ये क्या है? सब केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। सब यहाँ से 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक सब रसायन शास्त्र है। उसके बाद 6 से लेकर यहाँ पर 9 तक ये सब बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी। यहाँ पर केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है। अगला है 10 से लेकर 14 तक ये पूरा फिजिक्स है। फिजिक्स यानी कि भौतिकी है। फिजिक्स यानी क्या है? भौतिकी है। और 15 नंबर बायोलॉजी है और 16 जो है वो केमिस्ट्री है। अब ये अलग आपको पहले ही बताया, अलग प्रकाशन किताब खरीदिएगा तो सब अलग अलग पहले से दिया रहता है, चैप्टर सब सेम रहता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। मान लीजिए पहला चैप्टर, इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको पता रहे कि क्या क्या पढ़ना है तो टीचर पढ़ाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक छूट जाएगा तो बोलेंगे हाँ सर ये टॉपिक छूट गया है, तो फिर से पढ़ा देंगे। तो देखिए पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ रहा है, किसके बारे में पढ़ना? रसायन के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, समीकरण के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। उसके बाद समीकरण, देखिए समीकरण संतुलित करने के बारे में भी पढ़ना है। समीकरण संतुलित करने के बारे में भी पढ़ना है। समीकरण संतुलित किया जाता है, संतुलित करने के बारे में पढ़ना है। अभिक्रिया, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। समीकरण संतुलित करने के बारे में पढ़ना है। तत्वों के बारे में पढ़ना है, तत्व क्या होते हैं, ये सब के बारे में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? देखिए अम्ल क्या होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है, उसको अम्ल कहते हैं। जिस पदार्थ जो भी आपको खाने में खट्टा लगेगा वो किस श्रेणी में जाएगा? अम्ल की श्रेणी में। क्षार को भस्म भी कहते हैं, भस्म भी कहते हैं। क्षार जो स्वाद में कड़वा लगता है वो क्या होता है? क्षार। और लवण, ये अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो जो स्वाद में कड़वा लगता है, स्वाद में खट्टा लगता है वो अम्ल, और जो स्वाद में कड़वा लगता है वो क्षार। अब देखिए इसमें पीएच मान के भी बारे में पढ़ना है, किसका पीएच मान क्या होता है। पीएच मान से डिसाइड होता है कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, और कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। देखिए पीएच मान जिसका 7 से नीचे रहेगा पीएच मान वो अम्ल होता है। 7 से नीचे वाला अम्ल और 7 से ऊपर वाला क्षार। अब क्वेश्चन ये रहेगा 7 से नीचे वाला तो अम्ल हो जाएगा, 7 से ऊपर वाला क्षार। तो 7 रहेगा तो क्या होगा? 7 शुद्ध जल का पीएच मान यानी कि पानी का पीएच मान, ना खट्टा लगता है ना कड़वा लगता है, तो वो क्या हो जाएगा? पानी उदासीन हो जाएगा, ना अम्ल है और ना क्षार है। आगे बढ़ते हैं, धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ना है। कौन धातु होता है, कौन अधातु होता है, धातु की परिभाषा क्या होती है, अधातु की परिभाषा क्या होती है। देखिए धातु जिसमें चमक होता है, जो विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी जो चमकीला होता है वो क्या होता है? धातु। जो चमकीला नहीं होता है वो अधातु। अब चमकीला वाला में आ जाएगा आयोडीन और ग्रेफाइट जो होता है वो चमकीला होता है, फिर भी क्या होता है? अधातु होता है। तो ये आयोडीन और ग्रेफाइट 2 है जो अपवाद होता है, यानी कि जो जिसमें चमक है फिर भी वो क्या है? अधातु है। ऐसे जिसमें चमक होता है वो क्या होता है? धातु होता है।
ये विद्युत धनात्मक होते हैं। अब देखिए उसके बाद आगे धातु अधातु के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद आता है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। और उसके बाद इसमें एक आईयूपीएसी नाम भी इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद ये कार्बन का अणु सूत्र, अणु अबंध क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ये सब के बारे में क्या इसमें पढ़ना है। कार्बन एवं उसका यौगिक, इसके अपरूप कौन कौन होते हैं, ये सब पढ़ना है इसमें। उसके बाद तत्वों के आवर्त का वर्गीकरण, यानी तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब कैसे किया गया है। ये तत्वों का आपको याद करना पड़ेगा। 1 नंबर पर कौन होता है, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर उसका परमाणु भार क्या होता है, ये सब तत्वों के वर्गीकरण कैसे किया गया है इसमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री खत्म हो गया, ये केमिस्ट्री अंतिम में, तो उसके बाद में देखेंगे। उसके बाद 6 नंबर में जैव परकर्म, यानी कि जीवों के बारे में पढ़ना। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। उसके प्रकार कितने होते हैं, जीव कैसे कैसे, ये जीवों का प्रकार क्या होता है, ये सब के बारे में किसने पढ़ना है, जैव प्रकरण में। उसके बाद इसमें पढ़ना है पाचन तंत्र के बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका, ऊतक, हमारे शरीर जो कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, कोशिका, ऊतक, की सब के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, नियंत्रण एवं समन्वयन। अब नियंत्रण से आपको समझ में आ रहा है कि नियंत्रण किस पर करने के लिए बोल रहा होगा, शरीर पर नियंत्रण कौन करता है, दिमाग, यानी दिमाग से ही शरीर नियंत्रित होता है। हाथ आगे बढ़ता है, हाथ को चलाने के लिए कौन बोलता है, दिमाग। हाथ पैर ये इधर उधर देखते हैं, सब कौन, ये सब कंट्रोल करता है, दिमाग ही कंट्रोल करता है। कब कहाँ देखना है, कहाँ हाथ चलाना है, क्या करना है, सब ये नियंत्रण कौन करता है, दिमाग। यानी दिमाग के बारे में पूरा अच्छा तरह से पढ़ना। दिमाग के कितने हिस्से होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, कौन हिस्सा किस चीज को कंट्रोल करता है, स्पर्श करने की जो शक्ति होती है वो कहाँ पर होती है। मान लीजिए जैसे स्पर्श हुआ तो पता चला, तो ये दिमाग बताया, तो ये कहाँ पर शक्ति होती है, सबके बारे में, दिमाग के बारे में पूरा इसमें पढ़ना, पूरा डिटेल में पढ़ना। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं जीव जनन, यानी जीव कितने प्रकार के वो ये जनन करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये सबके बारे में पढ़ना। उसके बाद अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अब देखिए अनुवांशिकता यानी इसमें डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए यानी कि अपने जैसे कोई भी प्राणी अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, उसमें डीएनए उसका होता है, ये डीएनए के बारे में पढ़ना। जैव विकास, जीवों का विकास कैसे हुए, सबके बारे में पढ़ना है। ये हो गया खत्म हमारा बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान हो गया खत्म। अब उसके बाद चलते हैं प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। अब देखिए प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश किस तरह से परिवर्तित होता है, कहीं पर भी लाइट हम जलाते हैं तो परिवर्तित कैसे होता है। ये बोर्ड हमें कैसे दिखाई दे रहा है, लाइट कहाँ से, लाइट आकर यहाँ पर बोर्ड पर पड़ता है, उसके बाद कहाँ पर पड़ता है, हमारे आंखों पर। तो ये बोर्ड हमें क्या होता है, दिखाई देता है। यानी कोई भी वस्तु को देखने के लिए वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए, लाइट में, यानी कि प्रकाश में, वस्तु पर लाइट पड़ना चाहिए, उसके बाद हमको दिखाई देता है। तो क्या होता है, लाइट यहाँ से परिवर्तित होकर हमारे आंखों पर, ये परिवर्तन के कारण हमें क्या होता है, दिखाई, कोई भी वस्तु दिखाई देता है, परिवर्तन। उसके बाद फिर अपवर्तन होता है। उसके बाद इसमें दर्पण, लेंस सूत्र, फोकस दूरी, ये सब बारे में किसमें पढ़ना है, प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन में। उसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, इसके बारे में समझ में आएगा। मानव नेत्र हमारा कैसा होता है, एकदम मानव नेत्र के बारे में पूरे डिटेल में इसमें पढ़ना है। हमें कोई भी वस्तु रंग बिरंगे कैसे देते हैं, मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है, ये काला क्यों दिखाई दे रहा है, ये सब के बारे में किसमें पढ़ना है, रंग बिरंगे। इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रकाश का ये इंद्रधनुष आपको कैसे बनता है, ये दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देते कौन सा दृष्टि दोष होता है, ये सब कैसा लेंस का प्रयोग करते हैं, ये सब किसमें है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में। उसके बाद 12 नंबर हम लोगों को विद्युत के बारे में पढ़ना है। विद्युत के बारे में क्या पढ़ना है, विद्युत क्या होता है, विभव क्या होते हैं, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, किसमें, विद्युत में पढ़ना। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा अपने चुंबकीय प्रभाव कैसे डालता है, विद्युत मोटर कैसे काम करता है, जो विद्युत मोटर होता है वो कार्य कैसे करता है, पूरा अच्छा तरह से हमें इसमें पढ़ना है 13 नंबर में। अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो ऊर्जा हम लोग को किस किस प्रकार से मिलता है। ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि जैसे कोयला से ऊर्जा मिलता है, और उसके बाद ये सौर ऊर्जा जो होता है, सूर्य की जो लाइट होती है उससे ऊर्जा मिलता है। ये सब कैसे कैसे ऊर्जा मिलता है, यानी हम लोग को ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ कहाँ से होती है, पवन, यानी कि हवा से भी पवन चक्की चलाया जाता है, उसके बाद ऊर्जा मिलता है। तो ये ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना, कहाँ कहाँ से हमें ऊर्जा मिलता है। उसके बाद ये बायोलॉजी का हमारा पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में, आसपास के क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण कैसा होता है, पर्यावरण को साफ कैसे रख सकते हैं।
उसका अगला है 16 नंबर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्राकृतिक द्वारा जो संसाधन दिए गए, नदियों को साफ कैसे रख सकते हैं, ये सब संसाधन का हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन अच्छा तरह से कैसे उसको रख सकते हैं। यही आपका चैप्टर है। ये अलग अलग बुक खरीदिएगा तो अलग अलग रहता है, नहीं तो सरकारी बुक में सब एक ही में रहता है। हमें लोग लगता है कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा।